हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर वीडियो देंगे और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्टडी। एक्सेल वैसे तो सभी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी में किसी भी पोस्ट पे हों, कई बार बहुत सारे डेटा के साथ आपको डील करना पड़ता है और उसको एक बहुत अच्छे वे में ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। बहुत सारी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो आप चाहते हैं कि एक प्रोग्राम की तरह से ये सामने आ जाए और छोटी मोटी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली जो है वो होती रहें। तो ये बहुत सारे अच्छे फीचर्स के साथ ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप इसको सीखेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब कितना आप अपने आप को कितना ईजी वे में डेटा के साथ स्पेशली जो है वो डील कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आप क्योंकि काफ़ी समय से मैं मान के चलता हूँ हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि असाइनमेंट को साथ रखना है और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको दिया जाता है, प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है, जो भी कहा जाता है वो आप करते जाएंगे तो आप चीज़ें सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सेल क्या है, देन इट्स अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेचुरली एक स्प्रेडशीट की तरह से होता है। अभी हम दिखाएंगे आपको करके। वैसे तो आप सबने आई एम श्योर एक्सेल देखा ही होगा, अब शायद उसको आप और सिस्टमेटिकली देख रहे हैं। और ख़ास करके जो लोग अकाउंट्स का कोर्स कर रहे हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उनको तो एक्सेल समझ लीजिए कि ढंग से आना ही चाहिए। अगर आपको एक्सेल नहीं आती तो आप ऑफिस में ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, ये तो आप मान के ही चलिए। आप कितना भी टेली का सॉफ्टवेयर सीखें, काफ़ी हद तक काम एक्सेल में ज़रूर होता है हर ऑफिस में। तो अपना डेटा सिस्टमेटिक वे में करना और प्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफ्स में, चार्ट में, कैलकुलेशंस करना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो रहते हैं। कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क कैन बी डन ईजिली एंड क्विकली, यही इसका सबसे बड़ा फीचर है एक्सेल का। अब जहाँ तक सवाल है कि हम कैसे शुरू करें, तो इसके लिए आपको जो है ये नीचे जो है विंडोज़ वाला क्लिक यहाँ दिखा है ना, स्टार्ट, खुद ही कह रहा है ये स्टार्ट। तो यहाँ से आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाना होगा, जैसा कि आप हमेशा ही करते हैं। जब आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नज़र आएगा। क्या करना है, दोबारा से करते हैं इसको बंद करके। हमने यहाँ पर पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद जैसे हमने इसको क्लिक किया, हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन आई। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑप्शन होगी। ये सभी कंप्यूटर्स में, सभी लैपटॉप में होता है, क्योंकि मोस्टली सभी में विंडोज़ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको अलग अलग ऑफिस की ऑप्शंस देता है, जिनमें से ज़्यादा पॉपुलर जो है वो एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना, या वर्ड है। तो अभी हमने क्या है, एक्सेल के ऊपर काम सीखना है, तो हमने क्या किया, एक्सेल को क्लिक किया। तो ये देखिए, ये इसीलिए इसको मैंने बोला था स्प्रेडशीट। आप देख रहे हैं एक शीट की तरह से रूलिंग की हुई एक शीट आपके सामने आ जाती है, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये पहली वीडियो है। ऑब्वियसली इस वीडियो में अभी तो हम ज़्यादातर चीज़ें ये समझेंगे कि भाई डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या है, नेम बॉक्स कौन सा है, क्विक एक्सेल टूल बार कौन सी है, रिबन क्या है, मतलब बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं ना, सेल किसको बोलते हैं, वर्कबुक वर्कशीट में क्या डिफरेंस है, ये सब मैं इस छोटी सी एक वीडियो में आपको कवरेज करके दूंगा। लेकिन मैं चलना चाहूँगा असाइनमेंट के सीक्वेंस में, ताकि आपको ये पता हो कि हाँ सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो इस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं और हमें भी यहाँ से सीखते सीखते साथ साथ खुद करना है। वीडियो एक बार देखनी है लेकिन काम खुद करना है। वीडियो देखने से आपको एक्सेल नहीं आएगी, एक्सेल पे तो एक्सेल पे काम करके आएगी। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पहले कोई आपको चला के सिखाएगा, बताएगा, साथ बैठेगा, फिर जब आप गाड़ी चलाएंगे तभी आप गाड़ी चलाना सीखेंगे ना। ऐसे मोबाइल होता है आपके हाथ में, आप खुद जब उसको यूज़ करने लगते हैं तब आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको इसके ऊपर खुद काम करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो अभी जैसे मैंने आपको खोल के बताया सबसे पहले कि ऑल प्रोग्राम्स के अंदर MS ऑफिस में आपने एक्सेल 2010 यूज़ करी तो आपके पास एक बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके आ गई। याद रखिएगा, इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बॉक्स। क्या बोलते हैं, मैंने क्लिक किया इसको बोलते हैं टाइटल बॉक्स। देखें एक बार क्या ऐसा कुछ था, हाँ ये रहा। यहाँ पे आप देखिए ऊपर आ रहा है इसका नाम बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हो सकता है कि आप कहें सर खोलना तो सिखा दिया लेकिन मेरे को ये बुक 1 नहीं, आप तो मेरे को ये वीडियो नंबर 1 समझा रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि इस एक्सेल को वीडियो 1 बना दो। तो जैसा कि वर्ड में भी होता था, यहाँ सेव से भी हम इसको उठा सकते हैं, या ये फाइल, इसको क्लिक करके अगर हम सेव एज करें तो ये नाम चेंज करने की ऑप्शन देगा और साथ में ये भी पूछेगा कि मैं इसको कहाँ करूँ। तो चलिए, जहाँ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको वहीं ले जाता हूँ। सपोज़ मैंने इसको यहाँ पर एक नाम दे दिया वीडियो 01, तो ये मेरी फाइल जो है यहाँ पर जाकर सेव हो गई। तो अब आप देख रहे हैं ये ऊपर नाम जो है इसका चेंज हो गया, नाउ इट इज़ वीडियो 01 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है ना। अब ये मेरे पास एक पूरी स्प्रेडशीट
आ गई, जिसको मैंने रीनेम करना भी सीख लिया। और मुझे पता है कि मैंने अपने डी के अंदर इसको एक स्पेसिफाइड प्लेस पर खोला था। आपको ध्यान होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाते वक्त भी, करीब शायद लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये कहा था कि जब भी जो काम करें तो एक प्रॉपर फोल्डर पहले खोलें और उसमें ही फाइल को खोलें। तो अभी भी मैंने क्या किया, फाइल तो मैंने एक नेचुरल प्रोसेस से जैसे खुलती है वैसे खोल के आपको दिखाई, लेकिन तुरंत मैंने उसका नाम अपने हिसाब से चेंज किया और उसको एक प्री डिफाइंड डेस्टिनेशन पर सेव किया, ताकि कल अगर मैं आकर इस पर दोबारा काम करना चाहूँ तो मुझे पता होगा कि मेरी फाइल कहाँ रखी है और मैं उसको ढूंढता नहीं फिरूंगा। कंप्यूटर में भी ढूंढना पड़ता है, जैसे घर में चीज़ें इधर उधर रख दो तो ढूंढनी पड़ती है। चलिए, अब सपोज हमने फाइल खोल ली और हमें ये टाइटल बॉक्स के बारे में पता चल गया, टाइटल बार, टाइटल बॉक्स, कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं फिलहाल। तो अभी ये है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, अब ये कहाँ है और इसका क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। ये है, यहाँ लिखा भी आ रहा है ना, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे पहले ये ऊपर जो हेडिंग है इसमें नेचुरली इनको तो आप पहचानते हैं बटन, इससे तो ये फाइल कैंसिल ही हो जाएगी, क्लोज है ना। इससे पहले आप मिनिमाइज करेंगे और इसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये आप पहचानते हैं, सेव का बटन है, मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतने आप सब चीज़ों को जानते हैं। तो मैं यहाँ से, ये दिख नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। आपके पास आ रहा है न्यू, यानी एक नई खोल सकते हो आप, ओपन, कोई पुरानी है उसको आप खोलना चाहते हैं, सेव, ईमेल, है ना। तो आप ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। अभी ध्यान से देखिए तो ये 3 चीज़ों पे टिक लगा हुआ है, सेव पर, अंडू, रीडू। आप अच्छे से जानते हैं जो काम हमने कर दिया अगर उसको ख़त्म करना हो तो अंडू, और कई बार लगता है नहीं 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 इसको तो चाहिए था तो रीडू। तो अभी आप ध्यान से देखिए, दिस इज माई क्विक एक्सेस टूल बार और यहाँ पर 3 ही ऑप्शन हैं, सेव है ना, ये आपका है अंडू, ये रीडू। तो यही 3 चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये हमारी डिफाइंड है। हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें तो इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ असाइनमेंट में देखिए वापस क्या बोला है, इसमें अंडू रीडू ऑप्शंस हैं और हम कोई नई ऑप्शन भी जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ट्राई करने के लिए इस तरह से आपको हाईलाइट करके कहा है कि आप क्विक प्रिंट ऑप्शन जो है वो इसमें क्रिएट करिए और रिमूव करिए। मैंने क्या कहा कि क्विक एक्सेस टूल बार है जैसे, तो इसमें जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं हमने देखना है, इसको एक तरह से खेलना है इसके साथ कि अच्छा देखते हैं करके कि क्या होता है। तो इसके अंदर मैंने कहा कि जो क्विक प्रिंट है वो एक ऑप्शन जो है क्विक प्रिंट, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसमें से, ये जो क्विक प्रिंट है इसको मैंने कहा है कि आप जो है उधर इसको क्रिएट करो। तो अभी आप देखते हैं कि ये मेरी क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें मैंने 3 ऑप्शंस ली हुई हैं ऊपर बिल्कुल टॉप पे, एक सेव, एक अंडू और एक रीडू। अब मैंने इसके अंदर ये चाहा कि क्विक प्रिंट को भी मैं ऐड कर दूं। तो अब देख रहे हैं, अब ये क्विक प्रिंट जो है, अब जैसे मेरे जो लैपटॉप है इसके साथ सैमसंग प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड है, तो अगर मैं चाहूँ तो कोई भी चीज़, अब ये इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगी। तो मेरे को उतना अंदर कमांड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे को यहीं ऊपर ही नज़र आ गई है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस ऑप्शन को हटा दूँ तो वही बात है, कस्टमाइज़ है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा दें, क्विक प्रिंट हटा देंगे तो ये हट गया। कहने का मतलब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि इस बटन से हमने पढ़ना शुरू किया है, ये ऊपर टॉप पर पहले हमने रीनेम करना सीखा, उसके बाद ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सब आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और जिसको चाहे उसको हटा सकते हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट पॉपुलरली ये 3 ऑप्शंस की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट जिसको बोलते हैं 3 ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, बाकी भी आप ऑप्शंस जो हैं इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसमें इतना ही, वीडियो में तो अभी और है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को एक फाइल बटन के बारे में पढ़ना है जो कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, फाइल बटन। फाइल बटन हमारे को क्या क्या ऑप्शंस देता है देखिएगा, न्यू फाइल, सेव, प्रिंट, ये भी हमारे को उस तरह से ऑप्शंस देगा। लेट्स ट्राई। अब जैसे ये था ना, अभी हमने ये ऊपर से, अब हम नीचे उतरे, अब हमने देखा ये कुछ आया फाइल, अब हमने इसको क्लिक किया तो ये, अगर हम 2007 का एक्सेल देखें तो वहाँ पर यहाँ पर एक ऑफिस का बटन जैसे इस टाइप का ही कुछ बना होता था, लेकिन अभी इसको इन्होंने फाइल कर दिया। फाइल में आप देखेंगे सेव, सेव एज, है ना, ओपन, क्लोज, है ना, इवन आप देखेंगे तो रीसेंट की भी ऑप्शंस दिखाता है, कौन कौन सी रिसेंटली मैंने फाइल्स ओपन की हैं, न्यू, प्रिंट, एग्जिट, ये सारी। तो फाइल से रिलेटेड जो ये सेव एज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे किसी भी फाइल को अगर हमें किसी और नाम से सेव करना हो तो हम उसको सेव कर सकते हैं सेव एज में जाके, है ना।
तो रीनेम करने के लिए सेव एज में भी काम आ सकता है या उसका फॉर्मेट चेंज करना हो। तो अभी फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। तो फाइल में ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें से खासकर मैंने रीसेंट के ऊपर दिया। कई बार होता है कि जैसे हम बस देखना चाहते हैं कि हमने 2-4 फाइलें कौन सी खोली थी, उन्हीं में से कोई हमें मिल जाए तो हम उस पर काम कर लें। तो ये रीसेंट वाली एक ऑप्शन जो है आपके सामने इसमें नज़र आ जाएगी, है ना। तो चलिए वापस हम फाइल को क्लिक कर देते हैं और अपना वापस असाइनमेंट पढ़ते हैं। तो ऑन लेफ्ट टॉप वी फाइंड फाइल बटन, इट गिव्स ऑप्शन ऑफ न्यू फाइल, सेव, प्रिंट एक्सेट्रा। ओपन ऑप्शन जो है इसकी, ओपन ऑप्शन जो है वो आपको ओपन ओल्ड फाइल्स, इसमें क्या होता है कि हमारी पुरानी फाइलें जो है वो खुल के आती हैं। लेकिन जब हम फाइल बटन क्लिक करते हैं तो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स भी हमारे को ये दिखाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिबन बार पे। रिबन बार में हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। अब देखते हैं जरा ध्यान से, ये दिस इज रिबन बार। ये वैसे सारे को ही हम रिबन कह सकते हैं, स्पेशली दिस इज माय रिबन बार। तो इसमें आप देख रहे हैं ये होम है, होम के अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ असाइनमेंट में, लेकिन फिर भी देखिए अब आप नए नए सपोज घर में शिफ्ट हुए हैं तो बताएंगे ना भी ये देखिए ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 2 है, ये बालकनी 1 है, ये बालकनी 2 है ना, ये स्टोरेज स्पेस है, ये किचन है। नहीं होगा नहीं, इस तरह से बताएंगे। ये लॉबी है, ये वॉशरूम्स हैं, अलग अलग आपको घुमा के लाएंगे ना घर में, अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे भी। यहाँ अगर फर्निश्ड हाउस है तो ये टेलीविज़न है, ये फ्रिज है। तो अभी मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ भाई, ये नेम हो गया, फिर ये फाइल बटन हो गया, ये क्विक एक्सेल टूल बार, अब ये रिबन, ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इनको क्या अलग अलग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो ये जैसे होम टैब के अंदर ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, फ़ोन है ना, फॉन्ट ब्लॉक, अलाइनमेंट ब्लॉक, वैसे कुछ हद तक चीज़ें आपको इसमें वर्ड जैसी दिख रही होंगी। आई एम श्योर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने से पहले आपने वर्ड कर लिया होगा, तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। तो ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जैसे इंसर्ट में आप देखेंगे तो चार्ट्स हैं हमारे पास, है ना, और टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। ऐसे पेज लेआउट में अगर हम देखेंगे तो पेज सेटअप है और अरेंज करने के ऑप्शंस हैं, थीम्स है, फॉर्मूलाज तो फिर खैर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है। डेटा को किस तरह से हमें, जैसे यहाँ कंसोलिडेट की है ऑप्शंस, या डुप्लीकेशंस रिमूव करनी है, रिव्यू है, व्यू है, तो ऐसे सभी जगह अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो दी हैं। तो सारा सीखने में आप समझ सकते हैं टाइम लगेगा, दिस इज़ ओनली वीडियो 1। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि दिस इज़ योर रिबन बार। नाउ अब इसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं, वो मैंने आपको जैसे समझाया। और अब हम रिबन को मिनिमाइज़ कैसे करें, चलिए ये सीखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मिनिमाइज़ द रिबन, यानी कि रिबन को हम मिनिमाइज़ कैसे करें। वापस हम उसी एक्सेल शीट पे आ गए। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो रिबन बार थी, यहाँ से ये राइट में जाके यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पर ये आप देखें ऑप्शन नज़र आ रहा है, Ctrl+F1 भी कर सकते हैं या मिनिमाइज़ द रिबन। तो ये रिबन को मिनिमाइज़ करने के लिए आप देख रहे हैं सारा गायब हो गया, सिर्फ रिबन बार रह गई, पूरा रिबन गायब हो गया। तो इससे आपको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है काम करने के लिए। सपोज यू जस्ट वांट टू एंटर द डाटा क्विकली, तो थोड़ा सा तो स्पेस बढ़ता ही है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है नॉर्मल ही हो जाए, तो उसी बटन को दबा के आप वापस आ जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे रिबन बार के बाद क्वेश्चन मार्क के बराबर में यहाँ पर ये आपके जो ये रिबन है, ये सारा इस पोर्शन को हम रिबन कहेंगे। तो ये इसको इस बटन के सिर्फ एक दबाने से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और उसी को दोबारा दबाने से ये वापस रीस्टोर रीजनरेट हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको जो इसमें लिखा है सिखा दिया। आगे चलते हैं। अब वर्कबुक एंड वर्कशीट की बात ये कर रहा है। देखिए, जो पूरी है एक तरह से एक पूरी फाइल आपको ये खोल के देता है, तो दैट इज़ अ वर्कबुक। वर्कबुक में अलग अलग शीट्स होती हैं। अब जैसे मान लेते हैं सपोज मैंने इस शीट पर कोई कुछ भी लिखा, सपोज मैंने इस पे लिखा अजय, आई जस्ट वांट टू राइट इट टू एक्सप्लेन कि हाँ ये डिफरेंट है। आप नीचे देख रहे हैं ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये अलग अलग है। अब जैसे शीट 2 है, सपोज मैंने इसमें नाम लिखा किसी हिमेश का, है ना, उसमें अजय था, इसमें हिमेश, ये आई। फिर शीट 3, सपोज इसमें मैंने किसी राहुल का नाम लिखा। तो ये मेरे पास अलग अलग शीट्स हैं, देखने में बिल्कुल सिंपल हैं, सिमिलर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक ही हैं, ये अलग अलग। और यहाँ पर आप देखते हैं स्पेस है, मैं और नई शीट्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। बट वो बात अलग है कि मैं सिस्टमेटिकली ये सारा आपको बाद में समझाऊंगा। बट फिलहाल आप देखिएगा ये शीट 1। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वापस असाइनमेंट पे जाता हूँ, वो ये है कि व्हाट इज़ वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो वर्कबुक क्या हुआ, ये पूरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीडियो 1, ये जो फाइल है ये वर्कबुक, और इसके अंदर ये अलग अलग शीट्स जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो एक तरह से ये वैसा हो गया कि जैसे एक रजिस्टर है, उसमें 100 पेजेस हैं,
तो आप अलग अलग पेज पे अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं इंडेक्स बना के। तो ये भी कुछ वैसा हो गया कि एक ही आपने एक्सेल खोली, एक्सेल फाइल, और अलग अलग शीट्स पे आपने काम कर लिया, है ना। सपोज़ मान लेते हैं कि मैं एक टीचर ही हूँ और मुझे एक शीट पर जो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स नोट करने, एक पे 9th के, एक पे 10th के, तो मुझे अलग अलग एक्सेल फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं। 12 की 12 मैं इसमें शीट्स खोल के और पहली से लेके 12 तक के सारे स्टूडेंट्स का डेटा कर सकता हूँ, और उससे मेरे को फ़ायदा ये भी होगा कि उसको कॉपी करने में, फाइल या ईमेल करने में ईजी है। एक ही बार में पूरी मेरी एक्सेल शीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन बाय व्हाट इज़ वर्कबुक एंड वर्कशीट। अच्छा, अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 वर्कशीट्स मिलती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वी गेट 3 वर्कशीट्स, ये आपने देख ही लिया, और चौथी मैंने उसमें लिखा था, इफ़ वी वांट वी कैन ऐड मोर। चलिए अब हम समझेंगे कि हमारे पास कॉलम्स एंड रोज़ क्या हैं। देखिए, जो वर्टिकल हैं खड़े हुए ABCD, ये कॉलम्स कहलाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हैं यानी होराइजन, जो आसमान है उसके साथ पैरेलल जो है होराइजन और हॉरिजॉन्टल, ये रोज़ हैं। तो चल के देखते हैं क्या है। ये आप देख रहे हैं ना, ABCDEFG, जितना भी नज़र आ रहा है आपको, ये सब क्या है, कॉलम्स हैं, है ना। ये मैं हाईलाइट करता हूँ, सपोज ये मैंने हाईलाइट किया है E कॉलम को, राइट। और ये जो 1 2 3 4 5, जैसे मैंने 5th रो को, ये कहलाती हैं रो। जो हॉरिजॉन्टल हैं ये कहलाती हैं रो, और जो ये वर्टिकल हैं जैसे H को करते हैं, ये कहलाएगा आपका कॉलम। तो हमेशा जो वर्किंग है या कोई भी कमांड है वो कई बार रोज़ एंड कॉलम्स के हिसाब से चलेगी। तो एटलीस्ट जैसे मैंने कहा ना टर्मिनोलॉजी, अब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, अब एक घर में आए हैं, आपको बता रहे हैं कि ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है। अब मान लेते हैं वहाँ पे 2-3 जन भी रहते हैं। हमने कहा ये जो लंबे वाला लड़का है जो है, इसका नाम रमेश है, और ये जो छोटे वाला लड़का है इसकी हाइट थोड़ी सी कम है और ये थोड़ा फैटी भी है, मान लेते हैं उसका नाम जो है वो प्यार से गोलू है। तो अभी आप पहचान रहे हैं, अब नामों को भी पहचान रहे हैं। तो ये जो खड़ा वाला है ये कॉलम, और ये जो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल है ये रोज़ है। चलिए, वैसे ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट मैंने गूगल करके देखा था 2010 एक्सेल जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें टोटल कॉलम्स हमारे पास जो है वो 16,384 हैं, जबकि रोज़ बहुत ज़्यादा हैं, दे आर 10,48,576। चलिए अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ एक और व्यक्ति से जो घर के अंदर है, जिसका नाम है नेम बॉक्स। ये कहाँ है देखिए ध्यान से। तो सपोज़ मैंने इसको क्लिक किया है, इसका भी एक पर्पज़ है कि क्यों मैंने इसको क्लिक किया, क्योंकि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ नेम बॉक्स के बारे में। देख रहे हैं आप, हाईलाइट हो रहा है लेफ्ट साइड पर, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। एक्चुअली ये सेल नेम इंडिकेट करता है। ध्यान से देखिएगा, इस समय क्या दिख रहा है, H3। H का मतलब कॉलम H, और 3 का मतलब रो 3। अब ध्यान से देखेंगे, पेशेंटली रुक कर शांति से, तो आप समझ लेंगे मैं इस समय कहाँ पर हूँ। ये जो सेल है ये दोनों तरफ से इंडिकेट हो रहा है ना, ये H है और साथ में 3rd रो है ना। ये इस कॉलम का हिस्सा है और इस रो का हिस्सा है, इसलिए इसका नाम है H3। जब फॉर्मूला लिखेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होगा, और एक्सेल के अंदर फॉर्मूले ही सीखने होते हैं, तभी काम तेज़ी से हमारा होता है। तो हिसाब से ही आप समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मैंने लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम बॉक्स में क्या नज़र आ रहा है, D4। ये D हाईलाइटेड है, इधर ये 4 हाईलाइटेड है, तो ये बेसिकली जहाँ क्रॉस कर रहा है ये D4 है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक दिस इज B2, है ना, दिस इज लाइक G5। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद नेम बॉक्स। सो नेम बॉक्स के बाद आगे चल के हमारे पास है फॉर्मूला बार, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है FX। देखते हैं कहाँ है भाई, ये नेम बॉक्स के बाद ये है हमारे पास FX, है ना, इंसर्ट फंक्शन, और इसमें हमारे पास ये है फॉर्मूला बार। तो जो फॉर्मूला बार है इसी में हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। अभी इस फर्स्ट वीडियो में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा इस सब के बारे में कि किस तरह से हम फॉर्मूला लिखेंगे और किस तरह से करेंगे, बट आगे चल के मैं ये सब चीज़ें आपको बहुत धीमे धीमे एग्जाम्पल्स के साथ जो है डेटा दूंगा आपको सैम्पल, और वो सब वर्किंग करना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं, ये फॉर्मूला बार है, ये नेम बॉक्स है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। ये रिबन है, ये डिफरेंट टैब्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अभी हम एक तरह से अलमारियाँ दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग किस अलमारी में क्या रखा है। मैं वही एग्जाम्पल बार बार लिए जा रहा हूँ, है ना। इसको आप कार से भी समझ सकते हैं, या आपने नया मोबाइल लिया हो तो उसमें भी आप देखते हैं अच्छा ये ऐप्स हैं, इसके अंदर ये है। तो अभी ये ना थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो में वो एक तरह से प्रोसेस चल रहा है, फिर जब हम इनके ऊपर वर्किंग करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। फिर एक स्क्रॉल बार के बारे में भी यहाँ मैंने असाइनमेंट में लिखा है, तो चलिए बताता हूँ। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि स्क्रॉल बार कहाँ होती है। ये दिस इज़ माई स्क्रॉल बार, है ना। जितना ये बड़ा होता जाएगा स्क्रॉल बार, उतना ही आपको ऑप्शन देगी नीचे से लेके ऊपर जाने के। समझ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं आपको मूवमेंट हो सकता है। खाली ये शीट नज़र ना आ रही हो तो इधर की तरफ फोकस कीजिए, ये जो रो का नंबर है इससे आप स्क्रॉल बार की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। धीरे धीरे देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ तो
इसको मैंने जो है वो माउस से पकड़ के नीचे किया तो ये नीचे चली गई है ना। अब आप देख रहे हैं 74 तक आ गया, और नीचे चलते हैं, सपोज ये 100 को भी हम क्रॉस कर गए। अब मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो आप देखेंगे जरा ये रोज़ ऊपर आ रही है, तो दिस इज़ द स्क्रॉल बार, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। तो कभी मैं कहूँ यूज़ करने को इसको तो आप समझ लीजिएगा कि मैं स्क्रॉल बार की बात कर रहा हूँ। ऐसे इधर आगे भी जा सकते हैं आप, लाइक सपोज अगर मैं इसमें आगे जाऊँ, है ना, तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला मेरा बॉक्स है ये अब ये देखिए कहाँ तक पहुँच गया ये। तो ये इसमें भी ये मूवमेंट जो है ये नीचे की तरफ जो है ये आपको शुरू में ले आएगी और ये आपको पीछे ले जाएगी। तो लाइक दैट एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट, बहुत बड़ी एक्सेल शीट हमारे पास काम करने के लिए अवेलेबल होती है, जिसके लिए स्क्रॉल बार के ऑप्शन हमारे पास है। और अगर हम चलें तो नीचे जूम इन एंड आउट ऑप्शन भी है। क्या बोला मैंने, जूम इन जूम आउट ऑप्शन। चलिए इसको भी देखते हैं कहाँ है, ये रहा। अब जैसे कई लोग होते हैं जिनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर रहती हैं, स्क्रीन छोटा है, वो चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा करें ताकि ये ईजिली दिखे, तो ये यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं, है ना। प्लस पे भी दबा के कर सकते हैं, सपोज प्लस करेंगे तो भी आप देख रहे हैं बड़ा हो रहा है 120%। आप फील कर रहे हैं अजय का नाम बड़ा होता जा रहा है। या आप इसको पकड़ के भी बड़ा इसको कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने इसको और बड़ा करना है तो मैं इस तरह से इसको बड़ा कर सकता हूँ, इससे मेरे को टाइप करना देखना ईजी होगा। अब अगर मुझे छोटा करना है तो जैसे आप समझ सकते हैं जूम आउट ऑप्शन है। अब मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा तो ये छोटा हो गया। अभी आप देख रहे हैं इवन 100 से भी कम हो गया, बहुत छोटा हो गया। मुझे इसको नॉर्मल करना है तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, या मैं इस वाले बार को भी पकड़ के इसको एकदम छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में, बीच में आप देख ही सकते हैं कि इसको सेंटर पे लाके अगर हम छोड़ दें 100% पे तो ये एक नॉर्मल व्यू देता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये ख़त्म है, और मैंने आपको बहुत छोटी छोटी प्यारी चीज़ें एक्सेल के बारे में बताई हैं। और एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल, मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि इंडियंस जो हैं वो एक्सेल को पूरा प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते, एक्सेल में जितनी पावर है वो उसका वो 5% इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ध्यान आया बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने ब्रेन का भी शायद सिर्फ 2-3% यूज़ करते हैं और बाकी सारा अनयूज्ड पड़ा रह जाता है। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो मैं अपने आप भी एक्सेल को सीखता जाऊँगा और आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियोस विद एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में दूंगा। आपको सिर्फ मेरे साथ मेहनत करनी है और आप एक्सेल के सुपर मास्टर बन सकते हैं। हम मिलके इस पे काम करेंगे और ज़रूर हमें सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।